हाँ तो देखिए बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे बैक क्लास में हम बताए थे कि अगर किसी पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लगता रहे तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकाले थे, तो वह था प्रोजेक्शन मेथड था। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे दो ही फोर्स लगता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेगा। तो देखिए, आप रिजल्टेंट प्रोजेक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन मेथड से ज़्यादा अच्छा यह होगा कि आपको हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला देने जा रहे हैं। तो वह दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, अगर उस फार्मूला से बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है। अगर प्रोजेक्शन लगा के बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एंगल का सेटिंग करना पड़ता है, तो इससे ऐसा हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाए और जी एग्जाम में आपको टाइम टेकन ज़्यादा हो जाए। तो इसी कारण से हम आपको बताने जा रहे हैं फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए हुआ और दूसरा वेक्टर ये होगा। एक वेक्टर ये लिए, दूसरा वेक्टर बी लिए। अब यह दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि जोड़ने का तरीका बताते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले यह देखेंगे। तो जोड़ने में आपको याद रखना है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल लेके जोड़ देना है। मतलब कि हेड और टेल आपको लेना होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एक वेक्टर यह हुआ और दूसरा वेक्टर यह है, तो इसको आप इस तरह से जोड़ लीजिए। और रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है, वह रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वह ऑलवेज होता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो यह जो हो गया आर जो हो गया वह रिजल्टेंट वेक्टर का काम यहाँ करेगा। तो याद रखिएगा, इसमें मेन पॉइंट आपको यही है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वह होता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, जो मिलाने वाला लाइन होता है वही रिजल्टेंट वेक्टर का काम करता है। तो देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर के मतलब यह हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी रिजल्टेंट निकालेंगे उसमें टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर होगा और हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, यही आपको रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, हमको इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। यह वैल्यू और यह वैल्यू गिवे रहता है। तो इसका जो हम वैल्यू निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, यह रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू निकालने के तरीका है वह तीन तरीका से आप निकाल सकते हैं। पहला तो आप प्रोजेक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, हो गया प्रोजेक्शन मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा आप ट्रायंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं। और चौथा पैरेललोग्राम मेथड से निकाल सकते हैं। दो लाइन पार के जीएम लिख दे हैं, वह पैरेललोग्राम मेथड आपको होगी। पैरेललोग्राम मेथड मतलब कि आर को निकालने का तीन तरीका आपके पास होगा। पहला हो गया प्रोजेक्शन मेथड, दूसरा हो गया ट्रायंगल मेथड और तीसरा हो गया पैरेललोग्राम मेथड। लेकिन जो भी मेथड से हम निकालेंगे उसमें फार्मूला सब में सेम आएगा, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना। आप प्रोजेक्शन मेथड से निकालिए, या तो ट्रायंगल मेथड से निकालिए, या तो पैरेललोग्राम मेथड से निकालिए। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि आप मेथड कुछ भी लगाएं, लेकिन रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, रिजल्ट आपका सेम होगा। तो अब हम बारी बारी से बताने जा रहे हैं कि कैसे हम सब में बनाते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्शन मेथड हम लोग जो है ना पहले भी पढ़ चुके हैं, खाली हम थोड़ा सा प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट में बता रहे हैं प्रोजेक्शन मेथड
प्रोजेक्शन मेथड बता रहे हैं कि प्रोजेक्शन मेथड में होता क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी था, और यह दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था वह थीटा था। दो वेक्टर के बीच का एंगल है। एक ध्यान यह भी रखना है कि जब भी हम वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं तो इस टाइप के सिचुएशन होता है। आप इस फोटो को ऐसे ही बना सकते थे, यह वेक्टर ए हो गया और ई जो यहाँ पे हेड पे जोड़े थे वह हेड पे जोड़ के नहीं, इसी के दोनों को टेल से भी जोड़ सकते हैं। तो ई वेक्टर बी है, तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है। तो पैरेलल शिफ्ट कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। जैसे ई वेक्टर को हम यहाँ पे पैरेलल लगा दें, यह वेक्टर को पैरेलल यहाँ पे लगा दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर खाली होता है कि डायग्राम में चेंजिंग आ जाता है। एक जो है कि पैरेललोग्राम बन जाएगा और एक है कि ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इस वेक्टर को इसके फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़े हैं तो यह ट्रायंगल बन चुका है। अगर हम सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ जोड़ेंगे तो यह पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाता है। यह हो गया वेक्टर बी और यह हो गया थीटा। अब देखिए पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट कर जाएगा। तो कहने के मेरा मतलब यह हो गया कि यह वेक्टर हो गया ए, तो इसके पैरेलल में आप वेक्टर ए ले लिए। ये वेक्टर बी हो गया तो यह वेक्टर बी हो गया। तो यह जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यह रिजल्टेंट वेक्टर यह आर हो गया। देखिए जो जैसे वेक्टर है वैसी है, ऐसा नहीं हो गया कि वेक्टर चेंज हो रहा है। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर इस ट्रायंगल में भी रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जा रहा है, ट्रायंगल में भी रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जा रहा है, अब पैरेललोग्राम में भी रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जा रहा है। अब प्रोजेक्शन मेथड में भी जो निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ही जाएगा। तो कहने के मतलब है कि अगर आप दो वेक्टर से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो यह जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है वह रिजल्टेंट का काम करता है। अगर आप दो वेक्टर से रिजल्टेंट को थर्ड वेक्टर के कंसीडर करते हैं, चूंकि यह ट्रायंगल बन जाता है, इसी कारण से दो साइड ट्रायंगल का इंडिविजुअल वेक्टर हुआ और तीसरा साइड रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इसमें एक ध्यान यही रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जब भी होता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। जैसे मान लेते हैं कि आप यहां से एक वेक्टर लिया, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर लिया और तीसरा वेक्टर इस तरह से ले लिया। हम इसको नाम कुछ भी दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका नाम x दे दिए, y दे दिए और z दे दिए। आपसे इसमें पूछेगा कि बताओ कि कौन रिजल्टेंट वेक्टर इसमें काम कर रहा है। अगर वेक्टर नियम से बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का काम कौन कर रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें तीनों में से कौन सा वेक्टर है जो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर है और हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर से मिल रहा है। तो देखिए हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन ऐसा जा रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि हम इस वेक्टर को देखते हैं, एक्स वाला को देखते हैं। तो एक्स वाला वेक्टर आपको हो रहा है कि फर्स्ट वेक्टर से आपको मिल रहा है, फर्स्ट वेक्टर के हो गया टेल और सेकेंड वेक्टर के हेड से मिल रहा है। तो देखिए संजोग से हम एक्स को देखें तो यही मेरा रिजल्टेंट का काम कर रहा है। लेकिन और सबको देखें तो अगर वाई को देखते हैं तो देखिए वाई कैसे मिल रहा है। तो y क्या हो रहा है, फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकेंड वेक्टर के भी टेल है। तो y जो है ना रिजल्टेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर y रिजल्टेंट का काम करता तो यह भी जो है फर्स्ट वेक्टर के टेल होता, सेकेंड वेक्टर के हेड होता। लेकिन यहाँ पे y हो रहा है क्या कि जो फर्स्ट वेक्टर हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी नाम है ये नाम देने, यह ए बी सी भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, उससे कोई नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन कंसेप्ट यहाँ देखना है कि तीनों में रिजल्टेंट कौन होगा। हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि यह तीनों वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, आपको यह बताना है। तो मान लेते हैं कि हम एक्स को देखें, तो सबसे पहले एक्स पर सोचे। तो एक्स को देख रहे हैं कि वाई वेक्टर के टेल है, टेल से स्टार्ट किया है और जेड वेक्टर के हेड से काम कर रहा है। तो रिजल्टेंट तो यही होता है, तो यही आपका रिजल्टेंट का काम कर रहा है। अब इसको भी देखें कि ये भी क्या रिजल्टेंट का काम करेगा। तो जहां भी तीन वेक्टर है तो उसमें से एक रिजल्टेंट हो गया तो वह दोनों का सम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसका क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो y जो वेक्टर है वह x वेक्टर के टेल से मिल रहा है और y जो है z के टेल से मिल रहा है। मतलब कि y जो वेक्टर है दोनों को टेल से मिल रहा है।
अगर हम तो यह कभी रिजल्टेंट का काम नहीं करेगा। और जेड को देखा जाए तो जेड को देखिए, तो जेड जो हो रहा है फर्स्ट वेक्टर मतलब वाई वेक्टर के हेड से मिल रहा है। देखिए वाई वेक्टर का हेड है और एक्स वेक्टर के भी हेड से मिल रहा है। तो ई जो है यह जो वेक्टर है दोनों वेक्टर के हेड से मिल रहा है, यह जो वेक्टर है दोनों वेक्टर के टेल से मिल रहा है, और यह जो वेक्टर है वह एक वेक्टर के टेल से और दूसरा वेक्टर के हेड से मिल रहा है। मतलब कि यह आपको रिजल्टेंट का काम करेगा। तो रिजल्टेंट का काम करेगा तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां से आप डायरेक्ट लिखिएगा वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर y प्लस वेक्टर z। यही रिजल्टेंट को लिखने का तरीका है दो वेक्टर का। चूंकि बहुत स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा कौन, तो रिजल्टेंट वेक्टर पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि दो वेक्टर आपको जो दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट जब भी होगा वह होगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। इसी तरह से आपको पहचानना है। अब देखिए, अब हम बारी बारी से हम आपको क्या क्या बता दीजिए, पहले थोड़ा सा फिर हम आपको एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं रिजल्टेंट और टू वेक्टर। तो रिजल्टेंट और टू वेक्टर में हम आपको 3 मेथड से बताएंगे, ठीक है ना। पहला हो गया प्रोजेक्शन मेथड, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। अब ये बात रहा कि रिजल्टेंट होता क्या है, तो रिजल्टेंट में यही होता है कि अगर दो वेक्टर का यहाँ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं या तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, तो कि ज़्यादातर क्वेश्चन 2 वेक्टर पर यूज होता है। अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो उसका भी वही तरीका है, 2-2 वेक्टर ले लेके हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। लेकिन फिलहाल यह जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो IIT एडवांस में नहीं लेकिन मेडिकल उटकल एग्जाम में जो है ना जनरली जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। चूंकि यह वेक्टर टॉपिक जो है ना IIT के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन यह बेस होता है। चूंकि मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है और उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको यही वेक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो वेक्टर को जानना जरूरी है। तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड में यही फोटो से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 वेक्टर लिए, एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर हो गया B, और थीटा जो हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यह 2 वेक्टर के बीच का एंगल है। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन मेथड में एक्सिस मानते हैं, इसको x मान लिए हैं, इसके परपेंडिकुलर को y मान लिए। अब प्रोजेक्शन मेथड के मतलब हो गया कि हम कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो कंपोनेंट तोड़ेंगे मतलब कि यह x डायरेक्शन में है ही और यह प्लेन में है, तो कंपोनेंट इसका हमको तोड़ना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस में हम आपको बैक क्लास बताए थे कि जो एक्स एक्सिस पे होता है उसका y कंपोनेंट 0 होता है और जो प्लेन में होता है उसी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होता है। तो देखिए अगर हम इसका x कंपोनेंट निकालें सिग्मा fx, वहां पे आप लिखते थे सिग्मा fx लिखते थे। यहां पे आप फोर्स नहीं है तो डायरेक्ट सिग्मा x भी लिख सकते हैं, उसे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सिग्मा के मतलब हो गया सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर। तो ऑल वेक्टर में यह हो गया 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर्स, यहां पे 2 ही वेक्टर है तो 2 वेक्टर का लेना है। तब x कंपोनेंट निकालिए, तो ये तो x में है तो यह डायरेक्ट a हो गया। इसका x कंपोनेंट हो जाएगा, बताए थे कि कंपोनेंट किसका तोड़ना है b का, तो b लिख लीजिए, कॉस लगा दीजिए, और किधर कंपोनेंट तोड़ना है x की ओर, तो थीटा लगा दीजिए। तो इसका मतलब कि x कंपोनेंट आपको निकल गया a प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरह से y कंपोनेंट निकालेगा, तो बताए थे कि जो x में होता है उसका y कंपोनेंट 0 होता है। इसका यह कंपोनेंट चल जाएगा, b चला गया, और यह कितना एंगल रोटेट कर रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं b साइन थीटा। मतलब कि यह दोनों वेक्टर का x कंपोनेंट हो गया a प्लस बी कॉस थीटा, y हो गया कंपोनेंट b साइन थीटा। तो इसी कारण से
रिजल्टेंट वैल्यू बताए थे कि जहां भी कंपोनेंट मेथड से निकालते हैं तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई के स्क्वायर, चूंकि आपको हम बताए थे कि फोर्स लेके बताए थे तो रिजल्टेंट फोर्स होता था रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और सिग्मा एफ वाई के स्क्वायर, चूंकि वहां पे हम आपको फोर्स लेके बताए थे इसी कारण से फोर्स वाला लिखते थे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कोई वेक्टर है, जो वेक्टर में कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है जिसका आप रिजल्टेंट ऐसे निकालिएगा। तो मेरा कहना यह है कि अब वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो आर हम नहीं जानते हैं तो रूट अंडर तो हो गया सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और वाई वैल्यू है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन है, इसको एक लाइन करके आपको समझा सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा और बी स्क्वायर तब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। अब यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर के कॉमन लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया रिजल्टेंट और टू वेक्टर ए स्क्वायर सजा के लिख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यह हो गया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, माने जहां भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर यह होगी, यह हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है। किसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है? वह वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम बात करें तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो हम डायरेक्शन बात कर रहे हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। ऐसा करिए कि इसको स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए 1 मिनट में, क्योंकि बाद में आप अपने कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो। हाँ तो ओके है। अब हम इसको डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। ये फोटो हम छोड़ देते हैं क्योंकि यह फोटो हमको परमानेंट काम रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि फोर डायरेक्शन तो डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है। तो सपोज दैट द रिजल्टेंट वेक्टर makes an angle alpha with x axis, चूंकि x एक्सिस है, नहीं तो वेक्टर a के साथ भी लिख सकते हैं, चूंकि x एक्सिस पर ही वेक्टर a है। तो विथ x एक्सिस मीन्स वेक्टर a, तो इसी कारण से आपको डायरेक्शन हो जाएगा tan अल्फा। देखिए tan अल्फा इक्वल टू दिस, तो दिस के मतलब यह हो गया वैल्यू y और यह वैल्यू हो गया आपको x। तो आप tan थीटा परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपको y। तो y का वैल्यू कितना निकाले थे, b साइन थीटा। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं y बाई x, तो b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा, यही आपको हो गया डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको एक लाइन ऐसे भी लिखा जाता है tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, यह डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला मिला। अब देखिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड से हम आपको रिजल्टेंट का वैल्यू बताए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रायंगल मेथड से, बताने जा रहे हैं कि ट्रायंगल मेथड से कैसे निकालते हैं। तो देखिए बाय ट्रायंगल मेथड हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं
दूसरा मेथड बात कर रहे हैं ट्रायंगल मेथड। देखिए ट्रायंगल मेथड में होता क्या है, हम आपको बताए थे, देखिए यही ट्रायंगल मेथड है, यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी। तो यह वेक्टर हो गया ए, यह वेक्टर हो गया बी, और यह हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल, और यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा। यह हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, इसको नीचे लिख देते हैं, यह हो गया वेक्टर बी। पता चल रहा है, यह वेक्टर बी हो गया, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, यह दो वेक्टर के बीच का एंगल है। एंगल ही नहीं लेते हैं क्योंकि यह एंगल में हेड है और टेल है, रिजल्टेंट निकालने में हेड और टेल के बीच का एंगल नहीं लिया जाता है। और ई डॉटेड के मतलब यह माना जाता है कि यह वेक्टर की डायरेक्शन आगे की ओर है और यह वेक्टर आगे की ओर है, यही है। तो यह जो होता है एंगल टेल और टेल होता है। तो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना जानते हैं। ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे यह 2 न्यूटन है, यह 3 न्यूटन है, तो यह वैल्यू कितना होता है। तो जब फार्मूला बन जाएगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन अभी हमको फार्मूला बनाने में जो है ना थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जैसे देखिए यह ट्रायंगल है और यह ट्रायंगल का यह साइड हम निकालना जानते हैं। तो अगर यह साइड आई वांट टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, सो वी टेक सम कंस्ट्रक्शन। सम कंस्ट्रक्शन मीन्स हम इसको हाइपोटेनस बनाना चाहते हैं। तो हाइपोटेनस बनाने में हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगा। तो अभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो कुछ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो यहां से इस पर लंब डाल दीजिए। देखिए मान लेते हैं कि इसका नेमिंग कर देते हैं, वो हो गया ए ओ ए बी। तो देखिए मेरा 3 वेक्टर से जो ट्रायंगल तैयार हुआ था ओ ए बी, यह 3 वेक्टर से ट्रायंगल तैयार हुआ था। और हमने बोले थे कि इसको हाइपोटेनस बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से, यह रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यह परपेंडिकुलर का नाम सी रख दिए। तो देखिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ बी सी। ओ बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक बड़ा वाला मिले तो यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए मेरा प्लानिंग यह है यह वैल्यू निकालना। तो यह वैल्यू निकालने के लिए हमको यह लंबाई और यह लंबाई पता हो जाना चाहिए, तब हम पाइथागोरस पर में लगा के हम यह लंबाई निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहां से यहां तक लंबाई चाहिए और यह परपेंडिकुलर लंबाई चाहिए। तो यहां से यहां तक के लेंथ आपको ए है और यहां से यहां तक के लेंथ हमको पता नहीं है। क्योंकि यह लंबाई खाली पता है, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है उसे हम ए सी और बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको टारगेट है ए सी और बी सी का वैल्यू निकालना। तो देखिए निकालते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में बात करेंगे तो देखिए ई निकालना है, तो ई बेस हो रहा है। तो बेस जो होता है ई आपको गिवन है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता है कि साइड निकालने में कॉस लगाना है कि साइन लगाना है कि टेन लगाना है। तो यह डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू, कौन वैल्यू गिवन है और कौन वैल्यू निकालना है। जैसे देखिए जो हमको निकालना है पहले हम वही लिख देते हैं, जैसे ए सी लिख दिए, ए सी निकालना है। और गिवन कौन वैल्यू है, तो ए बी है, तो ए बी है। अब यहां से इसके बाद लिखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में यह बेस हो गया, आई आपको हाइपोटेनस हो गया। तो बेस बाय हाइपोटेनस आप जानते हैं कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहां से क्या कीजिए कि ए सी नहीं पता है छोड़ दीजिए, लेकिन ये भी तो पता है ना। तो ए भी पता है, तो यहाँ बी ने ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू को शो कर रहे हैं, तो यहाँ बी के मॉड लेना पड़ता है। अगर बी लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो यह हो गया कॉस थीटा। इसका मतलब कि ए सी अब मॉड लेने से डायरेक्शन को खत्म हो जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो ए सी का वैल्यू हो गया बी कॉस थीटा। सिमिलरली
सिमिलरली, अब देखिए मान लेते हैं ये वैल्यू निकालना है तो BC लिख दीजिए जो निकालना है वो, और दूसरा जो गिवन है तो गिवन मेरा AB है, AB लिख दीजिए। अब देखिए कि ये लंबा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये आपको साइन थीटा हो जाता है। अब BC का वैल्यू छोड़ देते हैं, और AB तो जान ही गए थे वेक्टर B, और यह हो गया साइन थीटा। तो आपको यहां से निकल जाएगा BC इक्वल टू B साइन थीटा, यह साइन थीटा हो गया, यानी B साइन थीटा आपका वैल्यू निकल गया है, यह हो गया B साइन थीटा। तो आप लंबाई निकाल चुके हैं। AC का वैल्यू कितना निकाले, B कॉस थीटा, और BC का वैल्यू कितना निकाले तो B साइन थीटा। अब देखिए नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OBC, तो OBC में सबका वैल्यू, हमको वैल्यू OB निकालना है, OB की लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा, OB की लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो देखिए आप यहां से यह लंबाई कितना हो गया OC, तो OC हो गया OA प्लस AC, OA प्लस AC, तो OA वैल्यू हो गया A, क्योंकि फिर यहां वेक्टर है मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अब प्लस AC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं B कॉस थीटा, तो आपका रिजल्ट मिल गया A प्लस B कॉस थीटा। और OC निकाल लिए, BC निकाल लीजिए, तो BC निकालिएगा तो डायरेक्ट वैल्यू निकाले थे B साइन थीटा। अब OB निकालिएगा, OB, तो OB के मतलब हो गया, OB के मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मतलब यह हो गया, थोड़ा सा यहां देखिए, यह वेक्टर ये है, यह वेक्टर B है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मतलब R, इसको ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो इसका मतलब कि OB इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको आप भी लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर, देखिए यहां से एक लंबाई था OC, तो OC का स्क्वायर प्लस दूसरा लंबाई था BC, तो BC का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद फिर सेम रिजल्ट आएगा, तो पहले वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद रिजल्ट लिख देंगे A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब BC हो गया B साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए बैक रिजल्ट से मैच कर गया, तो डायरेक्ट यहां से आपका कंसेप्ट निकला कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट मीन्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। देखिए यही रिजल्टेंट वैल्यू बताता है, और यह हो गया अल्फा डायरेक्शन को शो कर रहा है। अल्फा क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन का, रिजल्टेंट का, तो यहीं पे लिख देते हैं फोर डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो tan अल्फा, तो tan अल्फा देखिए ये पूरे ट्रायंगल में यह हो गया BC और यह हो गया OC, तो BC का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, देखिए BC का वैल्यू निकाले हुए B साइन थीटा, तो B साइन थीटा थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, यह हो गया आपको B साइन थीटा अपॉन OC, तो OC यहां भी निकाले हुए हैं A प्लस B कॉस थीटा, जिसको आप अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स करके लिख सकते हैं। तो कहने के मतलब यह है कि जहां भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का वैल्यू अगर पूछता है कोई, तो आप बोलिएगा रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यह था आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बाय ट्रायंगल मेथड। और पैरेललोग्राम मेथड में भी सेम रूल अप्लाई किया जाता है, लेकिन अंतर इस बात का होता है कि जब दो वेक्टर लेते हैं
तो रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाता है, मतलब कि यह डायगोनल का काम कर रहा है, क्योंकि यह डायगोनल, तो जब भी पैरेललोग्राम बनाते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल का काम करता है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है जिसको कॉम्युलेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, ये वेक्टर आर लिखना है ना, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहां से आपको हो गया, अगर इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम इधर से ट्रायंगल में बात करेंगे तो फिर तो यही लंबाई होगा, अंतर हो गया कि पहले वेक्टर बी लिखाएगा, तो इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये ऐसे लिखने के तरीका को बोलते हैं कि अगर वेक्टर को पोजीशन चेंज करते हैं, अगर वेक्टर में किसी प्रकार के चेंजिंग नहीं होता है, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं तो इस ट्रायंगल में तो यही डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वेक्टर बी को पहले लिखते हैं, वेक्टर बी को बाद में लिखते हैं, वेक्टर बी को पहले लिखते हैं, वेक्टर ए को बाद में लिखते हैं, तो वहां पर भी हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, जिसको कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कहने के मतलब यह हो गया कि वेक्टर के पोजीशन चेंज होने से पहले ऑर्डर चेंज होने से उसके वैल्यू में किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं होता है, सम ऑफ वेक्टर। हाँ, तो देखिए हमने आपको दो मेथड बात कर दिए, एक हो गया प्रोजेक्शन मेथड, ट्रायंगल मेथड, और लास्ट आपको है पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में हमको कुछ नहीं करना है, पहले से सब बना हुआ है, खाली अंतर यही बताता है पैरेललोग्राम मेथड में। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, बाद में अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ओके, ले लिए है ना, हट जाते हैं, फिर ले लीजिए, चलिए ओके। तो अब हम आपको पैरेललोग्राम मेथड बता रहे हैं, इसमें हमको ज्यादा कोई काम नहीं है, इसको खाली हम डायग्राम बनाएंगे, आपका हो जाएगा। क्या कि पैरेललोग्राम खाली नाम है, कंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं हो रहा है यार, कंस्ट्रक्शन वही रहेगा जो ट्रायंगल लॉ में हम बताए थे। देखिए पैरेललोग्राम मेथड में होता क्या है। तो तीसरा मेथड था पैरेललोग्राम मेथड, तो इसमें बताए थे कि एक वेक्टर ये था, बनावल है बैक में भी, और दूसरा वेक्टर यह है, ठीक। तो हम यह दो वेक्टर जो होता है, दो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है, टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाइए, एक साइड यह हो गया और दूसरा साइड यह हो गया, टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या कीजिए, पैरेललोग्राम के मतलब यह होता है कि आमने फ्रंट साइडेड जो इक्वल और पैरेलल होता है, पैरेलल के मतलब कि एरो साइन दोनों का सेम होगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि इसके पैरेलल हो गया आपको यह हो गया वेक्टर बी, इसके पैरेलल हो गया वेक्टर ए, यह हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो हम आपको बताए थे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वह रिजल्टेंट वेक्टर का काम करता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपको मिला वह मिला वेक्टर ए प्लस बी, या तो इसको हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल से बढ़ेंगे तो b प्लस वेक्टर ए, मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर जो मिला वह चाहे तो आप a प्लस बी वेक्टर लिखिए, चाहे तो b प्लस ए वेक्टर लिखिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो चाहे तो वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखिए, या तो b प्लस ए का मैग्नीट्यूड लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब वैल्यू सेम के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा। देखिए यहां से इस पे लंब, ये डायगोनल बन रहा है तो डायगोनल को हम हाइपोटेनस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहां से लंब डालेंगे, और लंब डाल दिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और दिस पैरेलल है, तो इसका मतलब यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो फिर यह लंबाई निकालिएगा तो यह लंबाई हो जाएगा b sin थीटा, और यह लंबाई जो निकालिएगा यह डॉटेड वाला, तो यह लंबाई हो जाएगा b cos थीटा, b cos थीटा। देखिए फिर वही काम हो रहा है ना, सेम काम हो रहा है, सेम वर्क हो रहा है, उसमें डिटेल बताए थे, इसमें डायरेक्ट लिख दिए। तो इसका मतलब कि यह आपको बन गया हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए, तो डायरेक्ट हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड जो लिखेगा तो रूट अंडर
यहां से यहां की लंबाई, तो ए लंबाई यह हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वह हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू वही लिखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। देखिए पैरेललोग्राम मेथड से वही है। तो आपको फाइनल यही समझना है कि जहां भी दो वेक्टर को जोड़ना होता है तो यह फॉर्मूला लगाते हैं। अब लास्ट जो सिचुएशन देखिए, डायरेक्शन वही रहेगा। यह मान लेते हैं कि अल्फा हो गया, तो यहां पर भी अल्फा बन गया, तो tan अल्फा डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। फॉर डायरेक्शन के लिए tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, यह डायरेक्शन के लिए बात हो। अब देखिए थोड़ा सा हम एक छोटा सा इस पे प्रॉब्लम कराते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास जो है ना थोड़ा सा हम इसका एक स्पेशल केस बताएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत आसानी होगा। बार बार ही फार्मूला नहीं लगाना होगा, मतलब कि हम बहुत सारा ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत बना दीजिएगा। लेकिन फिलहाल एक हम एग्जांपल दे देते हैं कि इस फार्मूला पे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, एक पॉइंट यह है, इस पॉइंट पे 5 न्यूटन के फोर्स इधर से लग रहा है और इसी पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, वह भी वैल्यू लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसके बीच का वैल्यू जो है ना 60 डिग्री। तो बताना है कि 4 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर इसी बाउंड्री से पास करता है। यह 5 और 4 का रिजल्टेंट इधर नहीं हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। जब भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा इधर के नु होगा, ठीक है ना। और जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है ना, रिजल्टेंट उसी के क्लोज में होता है। जैसे मान लेते हैं कि 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। सपोज कीजिए कि ये दोनों वैल्यू सेम होता तो रिजल्टेंट बीच में बीच होता, क्योंकि इक्वल वैल्यू होने के कारण, ठीक है ना। तो यह थोड़ा सा भी जानना चाहिए। तो कहने के मतलब यह हो गया कि अगर हम ये इसका रिजल्टेंट वैल्यू जब भी होगा इसी के दो वेक्टर के बाउंड्री से होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह दोनों साइड ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो जब भी डायगोनल होगा तो ऐसा थोड़े होगा कि अगर दो साइड पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इसका डायगोनल कभी ऐसे थोड़े हो सकता है। जब भी होगा डायगोनल ऐसे होगा। इसी कारण से रिजल्टेंट जब भी जाता है वह इसी के बाउंड्री से जाता है। दैट विल बी, उसको डायगोनल समझना है। अब देखिए तो कैसे बनाते हैं। देखिए एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर भी हो गया और उसके बीच का एंगल हो गया थीटा। डायरेक्ट ही फॉर्मूला पर पुट कर देंगे तो r इक्वल टू रूट अंडर ए, तो a का हो गया वैल्यू 5 स्क्वायर, b 4 स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मतलब हो गया 5, b के मतलब हो गया 4 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आप जानवे करते हैं यह होता है हाफ। अब कैलकुलेशन हम करें या आप करें, 25 हो गया, 16 हो गया, यह 2 से 2 काट दिए तो यह हो गया 20 हो गया। तो यह आपको हो गया 25, 25, 16 अब प्लस 2 से 2 काटे थे 20, तो यह दोनों हो गया 45। अब 45 में कितना हो गया 6 जोड़ लीजिए, तो यह जो आपके रूट अंदर आ जाएगा, कहाँ जोड़े थे 25 और 25, 20, 45। अब 45 में आप 6 जोड़ लीजिएगा तो 51। आप 51 में फिर 10 जोड़ लीजिएगा तो 61 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया, यह रिजल्टेंट होगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा यार, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो अपना देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास पर इस पर और हम प्रॉब्लम बात करेंगे और बहुत अच्छे ट्रिक बताएंगे रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का। ओके बाय।